Hello dear बच्चों, warm welcome on Biology One Shot. In this channel we will be studying all the detailed possible biology for class 9th, 10th, 11th and 12th. तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में नए हैं आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, do watch the videos regularly and you will be getting fascinated how beautiful biology is. सो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेल चैप्टर की शुरुआत कर दी है एंड सेल चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ लिया है, जहां पर हमने बेसिकली सेल क्या होता है, सेल्स जो है उसके डिस्कवरीज किस किस ने की थी, कौन कौन से साइंटिस्ट का उसमें रोल था, ये सारी बातें हम लोगों ने सेल में पढ़ी. आज हम लोग हमारा 5.2 पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी बोल रही है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. इसके बारे में काफी सारी डिटेल्स हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर 5 सेल में बताती है. ये चालू करने के पहले बच्चों हम लोग पिछले क्लास का एक छोटा वो पोर्शन कवर अप करेंगे, बिकॉज उसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं. आप लोगों को ध्यान होगा अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग डिस्कवरीज सेल के बारे में हमने देखी थी, जैसे कि रॉबर्ट हुक जिन्होंने कि डिस्कवर किया एक डेड सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिन्होंने टर्म सेल कॉइन किया. नंबर 2 साइंटिस्ट हमने देखा था लिविंग सेल पहली बार देखने वाले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. नंबर 3 हमने देखा था रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल की डिस्कवरी की. नंबर 4 हमने देखा था परकिंजे जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म के डिस्कवरर हैं. इसके बाद में हमने देखा स्क्लिडन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो नाम के 3 और साइंटिस्ट को जिन्होंने की टुगेदर साथ में मिलकर एक थ्योरी दी सेल के बारे में. वो थ्योरी कहलाती है सेल थ्योरी. ठीक है, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं 3 की पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या होती है और उसके 3 की पॉइंट्स क्या हैं. 3 की पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, पहली बात तो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिनिमली एक सेल का बना होगा, मैक्सिमली मल्टीपल सेल्स का बना होगा. ठीक है, तो वी कैन से दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. दूसरी बात हमारी सेल थ्योरी का जो की पॉइंट है वो ये आती है दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट. वी कैन से सबसे छोटी लिविंग यूनिट जो है वो एक सेल होता है एंड इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of living organisms. ठीक है, तो ये दो बातों में तो कोई डिफिकल्टी लग नहीं रही होगी. पहला स्टेटमेंट भी काफी सिंपल है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स से बने हैं, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो मल्टीपल सेल्स हो. दूसरा स्टेटमेंट हमारा बोलता है कि सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, मतलब कि कोई भी लिविंग कहलाने के लिए एक सेल का तो होना ही चाहिए और सेल ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तीसरी बात क्या आती है, तो थर्ड पॉइंट आता है दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि हमने रुडोल्फ विर्चो पढ़ते समय देखा था, जिसको हमने लिखा था ओमनीज सेल्यूले ई सेल्यूले. ठीक है, जिसको मैंने बोला था, तो ओमनीज सेल्यूले ई सेल्यूले. ये तीनों के तीनों की पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के. एंड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय हुम. अगर हमसे कोई ऐसा पूछेगा तो हम बोलेंगे सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लिडन, जो कि एक बॉटनिस्ट है, शॉन जो कि एक जूलॉजिस्ट है,
ठीक है, एंड रुडोल्फ विर्चो, जिनको हम बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे, बेसिकली सिर्फ नॉर्मली बताएंगे कि रुडोल्फ विर्चो भी इसमें शामिल है। इसमें क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि सेल थ्योरी के की पॉइंट्स क्या हैं, सेल थ्योरी देने वाले लोग कौन हैं, सेल थ्योरी में ये पॉइंट किसने ऐड करा कि सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल्स जब बनते हैं तो वो पॉइंट ऐड किया हमारे रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, तो दिस इज ऑल। नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे 5.2 पोर्शन पे। सेल किससे बना है, सारी की सारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग अब सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सेल, अगर मैं एक सेल के बारे में बात करूं बच्चों, तो जनरलाइज तौर पे जब मुझे सेल के बारे में डिस्क्राइब करना है और वो भी क्लास 9th एनसीईआरटी के अकॉर्डेंस में करना है, हम लोग 9th के लेवल पे पढ़ रहे हैं, फाउंडेशंस के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो सेल जो है वो बना हुआ किन किन चीजों का होता है। तो पहली बात तो सेल में होती है एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी बात हमारे सेल में होता है सेल वॉल, नॉट नेसेसरीली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये वाले पॉइंट के लिए मैं बोलूंगी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी। तीसरी बात आती है साइटोप्लाज्म, और चौथी बात आती है न्यूक्लियस। फिर से मैं न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बोलूंगी मे और मे नॉट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स सेल्स के पास न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड पांचवी बात हम यहाँ लिखेंगे सेल ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स बहुत सारे टाइप के होंगे, तो देयर विल बी मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। तो क्या क्या हमारे पास में है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग्स में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के लेवल पे जाके देखते हैं, तो सबसे पहले होगा सेल मेम्ब्रेन, फिर होगा सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्म, इसके बाद में हम देखेंगे न्यूक्लियस, देन हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। ये सारी की सारी चीजें मिलकर बनाती हैं एक लिविंग सेल को। बेसिक ये कंपोनेंट्स तो सेल में प्रेजेंट होने ही चाहिए। जब हम सेल पढ़ते हैं तो इनकी डिटेलिंग तो हम मिनिमली करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ना। सो 5.2.1 आपकी एनसीईआरटी जो है वो ये बताती है, डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने जब अभी सेल के बारे में देखा तो हमने देखा कि हमारा एक सेल जो है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल हो सकती है नहीं हो सकती, न्यूक्लियस हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो भी सकते नहीं भी हो सकते, साइटोप्लाज्म। बेसिकली अब जब अपन छोटे बच्चे हैं तो हम जब सेल का डायग्राम बनाते तो कुछ ऐसा बनाते, एक्चुअली में तो ऐसा भी नहीं बनाते। आप लोग जब कॉपीज में डायग्राम बनाते तो ये सेल ऐसा बना देते हो, ये सेल बना दिया, ये न्यूक्लियस बना दिया, ऐसे करते। बेसिक डायग्राम, बहुत बेसिक फोरमोस्ट बात है ये, सिंपलेस्ट रिक्वायरमेंट। एक सेल जब मैंने बनाया तो मुझे मिनिमली बनानी पड़ेगी उसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिनिमली, ठीक है। मुझे मिनिमली बनानी पड़ेगी न्यूक्लियस, और मुझे मिनिमली बनाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म भी। ये तीन चीजें तो बेसिकली हमें ड्रॉ करनी ही पड़ेंगी जब हम बेसिकली एक सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ सेल बना रहे हैं। तो हालांकि ये बहुत सिंपलेस्ट है, हम थोड़ा एडवांसमेंट पे जाएंगे बिकॉज हम 9th क्लास में हैं, हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे, पर आपको एनसीईआरटी बता देती है कि अच्छा पहले आप ऐसा बनाते थे, अब थोड़ा एडवांसमेंट पे अपन शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। ये डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिखता है, हमें सेल मेम्ब्रेन दिखता है, हमें साइटोप्लाज्म दिख रहा है, हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीज़ें दिख रही है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, गोल्जी अपैरेटस दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ठीक है, लाइसोसोम्स दिख रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हमें यहाँ पर नजर आ सकती हैं। तो दिस इज द वेरी बेसिक डायग्राम ऑफ अ सेल, ठीक है। यहाँ पर अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है बच्चों आप लोग को, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी एनक्लोजिंग अ सेल कंप्लीटली। ये हमेशा हर एक सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सराउंड करती है, सेपरेट करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। जैसे कि मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ कि क्या पानी में फिशेस रहती हैं,
तो आप बोलोगे यस। क्या पानी में फिशेस डिसॉल्व हो गई हैं? तो आप बोलोगे नो मैम, fishes have their own identity, they are separated, present in water but still separated from water. How? They have a body. ठीक है, वैसे ही हर एक सेल जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेटेड है। कैसे? सेल का अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है, उसकी ओन आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एकदम ही सेपरेट हो गया? ऐसा भी नहीं है, एकदम ही सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेफिनेटली उसको आउटसाइड से इंटरैक्ट करने की एबिलिटी भी देगी। पानी चाहिए बाहर से आएगा, खाना चाहिए बाहर से आएगा। जब सब बाहर से आएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से घर का दरवाजा हो गया। दरवाजा खोला, अंदर आया, दरवाजा बंद किया, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे हम लोग। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका डायग्राम देखते हैं, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। चलो, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन है। बच्चों क्या चीज़ है ये? बेसिकली ये हमारा सेल था, न्यूक्लियस था, इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसका जूम्ड आउट व्यू मुझे दिख रहा है ऐसा। ठीक है, मतलब ये पूरी ऐसे, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन ऐसे करके पूरा सराउंड कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल को। ओके, तो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन मॉलिक्यूल से बनती है उसमें मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, और इसके कारण से हम सेल मेम्ब्रेन के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, वी जनरली से दैट इट इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, पर जनरली हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन इन नेचर, क्योंकि ये लिपिड्स मतलब कि फैट्स और प्रोटीन्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, लिपिड या फैट का क्या मतलब होता है? क्लास 11th में आके बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते समय समझ में आता है, पर अभी जनरली सोचें तो लिपिड क्या होता है? इमेजिनेशन कैसे करें? इमेजिनेशन करते हैं कि लिपिड जो है, हम घी बटर खाते हैं, ये लिपिड्स होते हैं। तो ऐसा मतलब कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड टाइप की है। हाँ, अगर मैं घी के अंदर कोई सामान रख दूं और इधर से उधर खिसकाने की ट्राई करूं उसको घी के अंदर ही, तो वो घूमेगा? डेफिनेटली यस। तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स जो है हमारी, ये बनी हुई होती है फैट की, जहां पर फैट उसके अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। तो इसके कारण से जो ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखो, ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एक लेयर तो नहीं है ना बच्चों, ये 2 लेयर दिख रही है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक फैट का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा फैट का मॉलिक्यूल है। ऐसा, ये एक फैट का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा फैट का मॉलिक्यूल है। तो ये ऐसे प्रेजेंट है, इस प्रकार से अरेंज है। इसलिए हम लोग कई बार लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के लिए हम लोग टर्म एक और इस्तेमाल करते हैं समटाइम्स, विच विल बी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। बाइलेयर क्यों बोलते हैं? 2 लेयर्स ऑफ लिपिड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक फैट का मॉलिक्यूल है, दूसरा फैट का मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे अरेंज है फैट के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे फैट के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं एक लिपिड मेम्ब्रेन को। यहाँ पर और क्या दिख रहा है? आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं? तो मैं बोलूँगी यार ये प्रोटीन तो चैनल की तरह नजर आ रहा है मुझे, सेल के बाहर और सेल के अंदर को कांटेक्ट में लेके आ रहा है। कैसे? मैंने बोला यार बाहर ग्लूकोज प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में, तो ये ग्लूकोज तुम थोड़ी सी अंदर भेज दो, तो ग्लूकोज लिपिड को क्रॉस करके नहीं आ सकती इजीली, आ सकती है पर इजीली नहीं आ सकती। कारण क्या? ग्लूकोज जो है ये फैट में डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि, लेकिन प्रोटीन में आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है इसका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर में डिजॉल्व होने वाली, और प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होने वाले। तो इसीलिए जनरली ग्लूकोज जो है ये इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मदद से अंदर आएगी सेल के अंदर। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कि लिपिड्स अकेले अगर प्रेजेंट होते तो ये तो बड़े तानाशाह हो जाते, अपनी मन मर्जी चलाते, सिर्फ और सिर्फ फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स को अंदर आने देते, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स बाहर बैठे रहते, तो कैसे हम जीते? पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पर हमें वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट भी है, जो कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स को अंदर आने दे या अंदर से बाहर जाने दे। ठीक है, इसके लिए प्रेजेंट होंगे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, जो कि इस प्रकार की परमिएशन को अलाउ करेंगे इनसाइड द सेल ऑफ एनी इंडिविजुअल। ओके, तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ पर काफी सारे हमें प्रोटीन्स भी नजर आ रहे हैं। ये प्रोटीन दिख रहा है मुझे, ये भी प्रोटीन दिख रहा है, ये भी प्रोटीन दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, बहुत सारे प्रोटीन्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पर आपको कुछ ये भी दिख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर के, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों। तो कई बार कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़ जाते हैं प्रोटीन्स के साथ में। जब भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ जाता है आपस में, देखो ये प्रोटीन पे चिपका हुआ है, इस पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब भी आपस में जुड़ जाते हैं तो हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इनको मैं बोलूंगी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं। लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़ा है, लिपोप्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है प्रोटीन के साथ में तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। तो ये है हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आया है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों को अभी राइट नाउ क्या मालूम पड़ा? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू कलेक्टेड? सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर होती है प्लस प्रोटीन्स, जो कि बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स चैनल की तरह प्रेजेंट होंगे तो चैनल प्रोटीन्स होंगे। साथ ही में यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ एक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और थोड़ा सा मात्रा में कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है हमारे लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में। तो ये चार कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन को या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया सभी को? यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट, ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा हमने। सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी भी होती है। ठीक है, अभी मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, ये मालूम पड़ा। सेल मेम्ब्रेन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? इट सराउंड्स द सेल, hence separating it from external environment, ठीक है। बट इसके साथ साथ में मुझे क्या बोलना पड़ेगा? बट सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। Selectively permeable मतलब it will be allowing entry of certain substances only inside the cell. ठीक है, it won't be allowing the entry of anything inside the cell. It will be allowing entry of certain substances inside the cell. ठीक है, so cell membrane is selectively permeable, that is allows entry and exit of selective substances. ठीक है, कैन आई ऑल्सो से कि जो सेल हमारा है दरवाजे की तरह है घर के, तो डेफिनेटली हम भी हमारे घर का डोर ओपन करते हैं तो क्या हम रैंडमली हर किसी को बोल देंगे आ जाओ घर में बैठो? ऑफ कोर्स नॉट। वी विल बी ऑल्सो वेरी सिलेक्टिव टुवर्ड्स फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ठीक है, selectively everyone can go outside, selectively anyone cannot come inside. We can say selectively some people can come inside, right? So this is very similar to the door of your house. Okay, so ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक जानकारी हमने देखी। अब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की हमने बात कर ली। अच्छा, लेकिन हमारे सेल्स को काम करने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है ग्लूकोज का। हमारे सेल्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में भी काम करते हैं।
सेल्स को काम करने के लिए O2 अंदर आना चाहिए, सेल्स जब काम कर रहे हैं CO2 बाहर जाना चाहिए, बहुत सारे एक्शंस चाहिए हैं सेल के अक्रॉस, ठीक है। तब ये O2 CO2 की परमिएबिलिटी कैसी है, क्या सेल इनके आने या जाने में बहुत परेशानी क्रिएट कर देता है? अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सेल्स कंटिन्यूअसली O2 मांगते हैं और CO2 को वापस से ब्लड में भेजते हैं ताकि हम उसे बाहर भेज सकें एनवायरनमेंट में, राइट। तो O2 एंड CO2 के लिए हमारे सेल में इजीली डिफ्यूजन की मदद से भी आसानी से आ सकता है। कैसे आएगा? तो हम बोलेंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि यहाँ पर O2 CO2 या N2 जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब आते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, मतलब कि फैट सोल्यूबल हैं, और फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आसानी से फैट के अक्रॉस मतलब लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कैसे ये आएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ? आप लोगों ने कभी भी अपने घर पे डिओड्रेंट परफ्यूम जब छींटा है अपने आप पे, सो व्हेनेवर यू डिड दैट, आपने थोड़ा डिओ लिया छींटा, या आपने रूम प्यूरिफायर आते हैं जो स्प्रेज वैसे छींटा, ऐसे किया, एक कॉर्नर पे किया खड़े होके, क्या आपको एग्जैक्टली विद इन इंस्टेंट ऑफ सम सेकेंड्स वो फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में आएगी? क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपने उसको एटमॉस्फेयर जहां पर उस मॉलिक्यूल का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है की तरफ भेज दिया है, तो वो ऐसे जाएगा और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या होगी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जब होता है मॉलिक्यूल्स का, तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जनरल डिफ्यूजन की मदद से O2 एंड CO2 जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस करते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स को ये सुविधा नहीं दी है हमारे सेल ने, ये वाली सुविधा सिर्फ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही है। कई सारे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स इतना आसानी से इसके अंदर आ नहीं पा रहे हैं, इंस्टेड ये अंदर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन इनके आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आएंगे ही नहीं, ऑब्वियसली आएंगे। किसकी मदद से आएंगे? पर ये दे विल बी कमिंग विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीनेशियस चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी, लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी, उसके मदद से ही आएंगे। जैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं ये वाला स्टेटमेंट कि जो लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसके अंदर कोई पूछेगा कि फैट ज़्यादा है कि प्रोटीन ज़्यादा है, तो हमारे दिमाग में आएगा ऑब्वियसली फैट ज़्यादा है, पर ऐसा है नहीं। है ज़्यादा कौन? प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। तो हम इस बात को लेके हमेशा अमेज रहते हैं कि 52% के आसपास में प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटीन्स और 40% के आसपास में होते हैं लिपिड्स। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि प्रोटीन्स जो हैं वो 52% हैं एक सेल मेम्ब्रेन में, मतलब 50% से भी ज़्यादा, और लिपिड्स जो हैं वो 40% के आसपास में ही हैं। ओके, सो दिस इज ऑल बेसिक थिंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि CO2 और O2 का कंटिन्यूअस एक्सचेंज चाहिए हमें। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन आती है, हम ब्रीद इन करते हैं, सांस ले रहे हैं, तो O2 आई, अंदर आई, ट्रेकिया में जाएगी, हमारे ब्रोंकाई में जाएगी, फिर जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, फिर जाएगी एल्वियोलाई के पास तक। ये चीज़ हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो एल्वियोलाइज जो होती हैं ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो एल्वियोलाई में O2 आया, दौड़ते हुए आ रहा है, O2 आ रहा है, तो O2 को फटाफट से कहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा हमें? ब्लड में। तो ये डिफ्यूजन होके चले जाएगा, यहाँ पे ये चैनल खुलेगा, चैनल के अंदर से जाएगा। ऐसे नाटक नहीं है, क्योंकि O2 बड़े काम की चीज़ है सेल के लिए, तो वो फटाफट उसको आने देगा ब्लड में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो CO2 हमारे सेल्स ने बनाई है, जो कि बाय प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, जब हम ATP बना रहे होते हैं, एनर्जी बना रहे होते हैं, तो ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो CO2 बनता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। वो CO2 हमें बॉडी में नहीं रखना, तो हम उसको बाहर फेंकेंगे, तो वो फटाफट से ब्लड वेसल्स जो कि एल्वियोलाई को सराउंड कर रही है, इनसे डिफ्यूजन की मदद से चले जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से जाएगा बाहर, ठीक है। तो CO2 and O2 will be transported
across the cell membranes with the help of what? Then we will be saying it is going to be with the help of generally diffusion. Oh, what happened? Okay. So hopefully this is clear, right? Now next आते हैं अब हम बात करेंगे एक और फिनोमेना की जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होती है पर पानी के लिए होती है, ठीक है, लिक्विफाइड सब्सटेंस के लिए होती है, मतलब कि सोल्यूशन वाटर इसके लिए हो रही है। ओके, तो इसमें जब बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि मान लो कि ये एक हमारा कोई बीकर है, अपन सेल क्यों माने, अपन इसे बीकर मान लेते हैं। इस बीकर में मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले ली और बीच में उसको लगा दिया, पार्टीशन बना दिया मैंने। ये बीकर है, इसके अंदर मैंने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया और वो पार्टीशन मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्रिएट किया। कैसा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? हमारे बिल्कुल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। इतना फास्ट बोलती हूँ मैं कभी कभी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सो इट हैपेंस जनरली। आप कभी कभी बहुत फास्ट बोलते हैं किसी पेस में तो कुछ तो भी निकलता है मुझसे। तो एनीवेज यहाँ पर देखो इधर क्या दिख रहा है, सो वी कैन सी इधर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, मोर, वी कैन से वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर, ठीक है। और इधर क्या देख पा रहे हैं, एक बात और कि सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है ये थोड़े से कम है, सल्यूट मॉलिक्यूल्स लेस, ठीक है। इस वाले साइड पे इसको साइड ए नाम दे दिया मैंने, इस वाले साइड को मैंने साइड बी नाम दे दिया है, और बी साइड में मैं क्या देखती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लेस हैं, लेस वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऑन द अदर हैंड सल्यूट मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली ए वाले से ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम एक फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो वी कैन टॉक विथ रिस्पेक्ट टू अ सेल, क्योंकि हम सेल के रिस्पेक्ट में ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नाउ आप देख पा रहे होंगे इधर की वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए आपको वैसे भी नजर आ रहे हैं। देखो ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ए साइड से बी साइड जा रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ higher water concentration to a region of lower water concentration। मैं इसको एक और डेफिनेशन दे सकती हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो जब पानी के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ऑस्मोसिस बोलते हैं, और ऑस्मोसिस को डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, ठीक है। ऑस्मोसिस को डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्मोसिस को दो तरीके से डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे फटाफट से। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, दो डेफिनेशन में दे रही हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर water concentration to a region of lower water concentration। बस इतना डेफिनेशन, ठीक है। इतना लिख के आएंगे तो 1 मार्क्स के डेफिनेशन हुई तो हाफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा मेंशन करना पड़ेगा अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंडेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये डेफिनेशन हमने किसके रिस्पेक्ट में बोली है? सो वी हैव सेड दिस डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हमारा हुआ डेफिनेशन नंबर 1 फॉर ऑस्मोसिस। इसी के लिए एक डेफिनेशन और मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, वो बता देती हूँ। देखो क्या लिखेंगे उसमें हम, वी विल बी सेइंग इट एज, और नेक्स्ट डेफिनेशन कैन बी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration. यहां पर भी बस टाटा बाय बाय नहीं कर सकते, फिर लिखना पड़ेगा क्या, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम भी लिखते हैं. ठीक है, एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस मच इज वेरी क्लियर. ये है ऑस्मोसिस के बारे में बात. ऑस्मोसिस क्या होता है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा हम सेल के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वी विल ऑलवेज बी यूजिंग द टर्म ऑस्मोसिस एंड नॉट डिफ्यूजन. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैसेस का हो रहा है, वी विल बी यूजिंग द टर्म diffusion, but osmosis is a special type of diffusion which always incorporate transport of water across the semi-permeable membrane. ठीक है, so osmosis is a special type of diffusion. तो होपफुली बच्चों इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी. ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो इतना हमें समझ में आया. अब हम देखते हैं, तीन बातों को समझते हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है. ये तीन बातों को अपन समझते हैं. तो मैं आप लोगों के लिए इसको बहुत ही सिंपल इमेजिनेशन करवाऊंगी, बहुत ही सिंपल. देखिए, ये हमने एक बीकर लिया, ये हमने दूसरा बीकर लिया और ये हमने तीसरा बीकर लिया. इन तीनों ही बीकर्स में मैंने लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर भी और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इधर भी. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, मैं बीकर के वन साइड पर जो है, अरे ये रेज नहीं होता, ओहो शिट, कोई बात नहीं, तो अपन मान के चलते हैं ऐसा. ठीक है, तो ये ए है केस, ये केस बी है और ये केस सी है. ठीक है, यहाँ पर मैं वाटर को रिप्रेजेंट करवा देती हूँ ब्लू कलर से. ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कम बनाया मैंने. इधर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट उतने ही हैं. इधर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. ओके, अब सल्यूट बनाते हैं अपन, सल्यूट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इधर सल्यूट मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, इधर सल्यूट मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम है. इधर सल्यूट मॉलिक्यूल्स जितने इधर हैं ऑलमोस्ट उतने ही इधर भी हैं. इधर सल्यूट मॉलिक्यूल्स जितने इधर हैं, ठीक है, उससे एक सेकेंड, हाँ हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या, देख लेती हूँ मैं एक बार. सो ओके, यस, हाँ, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा ना था बेटो, इधर ज़्यादा है कंपैरेटिवली, है ना, इधर से ज़्यादा इधर है, इधर के बराबर इधर है, इधर से कम इधर है. ठीक है, तीन केसेस हमने देखे. तो अब मैं अगर मानती हूँ कि एक नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसके मुकाबले यहाँ पर क्या है, तो मैं बोलूँगी कि लेस वाटर और मोर सल्यूट. ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, इक्वल वाटर एंड इक्वल सल्यूट. और इस वाले केस में क्या दिख रहा है, मोर वाटर और लेस सल्यूट. ठीक है बच्चों, अब मान लो कि अपन इनको बोल दें एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है. तो अभी आप लोगों को मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया. ठीक है, जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा तो क्या हम लोगों ने ये देखा
कि ऑस्मोसिस जो है इट इज गोइंग टू बी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, it is going to be movement of water molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration, यही बोला था हमने, ठीक है, दैट वाज ऑस्मोसिस. ओके, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप सिमिलर फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे. तो आप मुझे बताओ, इधर वाटर कम है और सल्यूट ज्यादा है, इस वाले एरिया में वाटर कम है सल्यूट ज्यादा है, तो क्या ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि इधर से वाटर इधर आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. यही ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है. तो ये वाले केस में पानी इधर आएगा. ओके, तो ये सोल्यूशन क्या है? लेस वाटर या मोर सल्यूट वाली जो सोल्यूशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है. जब किसी सोल्यूशन की तरफ पानी आ रहा होता है तो वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक होती है. क्यों आ रहा होता है? क्योंकि उसके पास पानी कम होता है और सल्यूट ज्यादा होता है. ये वाला केस देखते हैं अब. इस वाले केस में आपको क्या दिख रहा है? ऑलमोस्ट इक्वल है. तो पानी का जो आदान प्रदान है वो कुछ ऐसे होना चाहिए बच्चों, डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चेंज नहीं आएगा. कारण नो नेट चेंज ऑफ वाटर कैन बी सीन सिंस across the semi-permeable membrane this x and y is having almost similar concentration of solute and similar concentration of water on both the sides, ठीक है. तो नो नेट एक्सचेंज, नो नेट एक्सचेंज तब होता है जब एक सोल्यूशन होती है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है दैट द सोल्यूशन इज हैविंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट अक्रॉस द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है. थर्ड वाला जो केस है इसको देखिए अगर ध्यान से हम लोग यहाँ पर, तो ये जो केस है यहाँ पर वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? मैं बोलूंगी फ्रॉम दी हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब y से x की तरफ जाएगा. उधर x से y आ रहा था, इधर दोनों डायरेक्शन में जा रहा है बराबर, इधर y से x की तरफ आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर पानी ज्यादा है सल्यूट कम है. ऐसी सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब मोर वाटर लेस सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. सो वाटर्स मूवमेंट विल बी फ्रॉम y टू x. तो इधर डायरेक्शन क्या है? x टू y. इधर क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर. इधर क्या है? y टू x, ठीक है. दिस विल बी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑल दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो इन तीनों को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप आसानी से डिफाइन कर लोगे. अगर मैंने कहा हाइपरटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन has more solute concentration and less water concentration, ठीक है, when compared to the cytoplasm of the cell. क्योंकि हम साइटोप्लाज्म मान रहे हैं ये वाले केस को, x को, ठीक है. अगर मैंने बोला कि b केस क्या है, b जो हमारा है आइसोटोनिक सोल्यूशन, डेफिनेशन क्या होगी? एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज ऑलमोस्ट इक्वल सोल्यूट एंड वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन कंपेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है. एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगी? द सोल्यूशन व्हिच हैज मोर वाटर बट लेस सोल्यूट व्हेन कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो पानी का जो तरीका है एक्सचेंज होने का ये भी आपको समझ में यहाँ पर इजीली आ गया है, ठीक है. तो होपफुली दिस मच इज क्लियर टू ऑल माय स्टूडेंट्स हियर, इजंट इट? चलिए तो अगले स्लाइड पे आते हैं. अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे थे? हम लोग बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर के बारे में जान रहे हैं कि वो पानी को अंदर आने देगी तो क्या होगा, किस तरीके से पानी अंदर आएगा, किधर से किधर जाएगा. ऐसा तो नहीं कि अंदर से सेल के बाहर चले जाए, ये जान रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है. तो अब आप यहाँ पर देखो इस वाले इमेज में क्या दिखता है आपको. तो आपको दिख रहा है मैंने 3 केसेस बताए. एक तो एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में 3 केसेस बताए, 1 2 3. प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में 3 केस बताए, 1 2 3, ठीक है. ये सारे केसेस क्या है ये समझते हैं, ठीक है. तो जब हमने किसी भी प्लांट सेल के बारे में समझा तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि प्लांट सेल्स के पास में प्रेजेंट होती है एक सेल वॉल, हमेशा होती है. प्लांट सेल्स विल ऑलवेज शो द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना. तो इसका मतलब कि सेल वॉल जो है उनको एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं. डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज नहीं होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है. तो दोनों केसेस में पानी के
कौन से टाइप का सोल्यूशन सराउंड कर रहा है, उससे क्या इनमें चेंज आता है ये देखते हैं। देखो, तो सिर्फ पहले एनिमल सेल पे फोकस करना, प्लीज डोंट फोकस ऑन द प्लांट सेल, इस पे अपन आते हैं अभी। तो एनिमल सेल, ये आरबीसी दिख रहा है मुझे, मैंने आरबीसी को रख दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। मैंने आरबीसी को रख दिया है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, यहां रख दिया मैंने आरबीसी को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, मान लो कि ये आरबीसी है, ये आरबीसी का साइटोप्लाज्म हो गया, तो आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते ही साथ में मेरे को प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि ये पानी जो है ये आरबीसी में घुसना चालू कर देगा, है ना, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने भी बनाई है, ये मेम्ब्रेन किसकी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन है, आरबीसी का साइटोप्लाज्म है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कांटेक्ट में, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से पानी जो है ये फटाफट आरबीसी में एंटर करते हैं, तो आरबीसी स्वॉलन हो जाते हैं और फूट भी सकते हैं। क्यों फूट जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके पास कोई सेल वॉल थोड़ा है, और सेल मेम्ब्रेन तो इलास्टिक नेचर की होती है, तो वो तो रप्चर भी हो सकती है स्वेल होके, ठीक है। तो आप देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते से एनिमल सेल स्वेल अप हो जाते हैं और फूट जाते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेल को कोई नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज बाहर की जो नेचर है वैसे ही अंदर की नेचर भी है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जैसे ही हमने हमारे सेल को रखा, एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल को जैसे ही हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब इस वाले में रखा, तो इसके अंदर से पानी जो है, आरबीसी के अंदर से जो पानी है ये निकल के हाइपरटोनिक सोल्यूशन में चले जाएगा, तो मतलब कि साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल विल बी गेटिंग श्रिवल्ड और श्रिंक्ड, ठीक है। Why it is happening? Because it is kept in a hypertonic solution and साइटोप्लाज्म से भी पानी लीक हो कि जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एंट्री मार लेगा। तो ये 3 केसेस समझ में आया सभी लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट सेल का क्या होगा। प्लांट सेल के पास में एक बहुत बड़ा फायदा है सेल वॉल का, तो ज्यादा फूटता हुआ तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, पर आप देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो अगर मैंने प्लांट सेल को रख दिया है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो पानी की एंट्री तो होगी, क्योंकि बच्चों सेल वॉल जो होती है ना, ये सेल वॉल फ्रीली परमेबल होती है, पानी आराम से अंदर आ सकता है इसके, ठीक है, फ्रीली परमेबल होती है टुवर्ड्स द एंट्री ऑफ वाटर, इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जिट भी करने देगी आराम से, पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो पानी अंदर आ रहा है तो सेल फूलते जा रहा है, 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 इतना फूल गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल आ गई, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट सेल फूल जाएगा, टर्जेड हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा साइज का नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझना, क्योंकि वो पूरा जितना पॉसिबल स्वॉलन है उतना पॉसिबल स्वॉलन हो जाएगा, पर बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल टकराने लग जाती है और वॉल अंदर तरफ प्रेशर मारती है एक, ठीक है। तो अंदर से साइटोप्लाज्मिक प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों के बराबर होने के कारण से सेल का शेप जो है वो टर्जेड होने के बावजूद भी नॉर्मल है, स्वॉलन वर्ड अपन इस्तेमाल नहीं करते इसमें, ठीक है। सेकेंड केस जो है हमारा, जब हमने उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो जितना पानी अंदर आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, तो कोई खास फर्क नहीं आया है हमारे प्लांट सेल में, और ये फ्लैसिड है, ठीक है, ना तो ये टर्जेड हुआ है ना ये श्रिंक हुआ है, बल्कि ये फ्लैसिड सेल है। और थर्ड जो केस है हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में आपने प्लांट सेल को रख दिया है ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें सल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, तो सेल का पानी पूरा जो है वो बाहर चले जाएगा। तो आप देखो कि सेल के अंदर से सारा पानी बाहर जा रहा है, देखो सेल अंदर से श्रिंक हो रहा है, पर बाहर की सेल वॉल के कारण से पता नहीं चल रहा है कि सेल श्रिंक हो गया अंदर। देखो ये सेल वॉल है, इसने शेप मेंटेन कर रखा है, अंदर से सारा साइटोप्लाज्म सूख चुका है और वो बाहर जा चुका है, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से काफी दूर दूर चली जाती है, ये देखो ये हुआ, ठीक है, ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से काफी दूर दूर चली गई बच्चों, तो दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ओके। सो ये तीनों चीजें जो है ये हमारी बेसिक नेचर हमने समझा, ठीक है, और जब हमने सेल्स को रखा ऐसे तो क्या होगा ये देखा। अब आप लोगों को एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्लास 9th में है इसलिए ये समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट बोलता है रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इनटू डाइल्यूट HCl। बच्चों जब भी कोई एग आपने लिया और उस एग को आपने HCl में रखा ना, तो क्योंकि एग की जो ये वाइट लेयर होती है, ये वाइट लेयर बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो HCl में जब हम इसको रखते हैं तो HCl एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और इस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारी
वाइट वाली लेयर हट जाती है। तो बेसिकली जैसे ही आपने एग को HCl में रखा तो उसकी वाइट पोर्शन डिसॉल्व हो जाएगी और एग कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा नजर आएगा। अब मैंने क्या बोला कि इस एग को उठा के आप रख दो पानी में, वो भी कैसा, फ्रेश वाटर में रख दो। अगर आपने उसको फ्रेश वाटर में रख दिया है तो क्या होगा कि पानी जो है वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ऑब्वियसली, क्योंकि एग के अंदर तो बहुत सारे सल्यूट होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, तो इसमें तो सल्यूट की मात्रा ज्यादा ही हो गई ना, ज्यादा हो गई, तो बाहर से पानी इसके अंदर आ जाएगा और बाहर से पानी इसके अंदर आया तो ये स्वॉलन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है साइज में इसके कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों स्वॉलन हो गया है ये, क्योंकि इसको हमने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते से ही पानी की एंट्री इसके अंदर होने लग जाएगी और ये स्वॉलन हो जाएगा। ओके, सो दिस एग विल बी स्वेलिंग अप बिकॉज वाटर विल बी पासिंग इनटू इट because of osmosis since eggs inside contains more solute. ओके, सेम यही केस मैंने किया, एग को HCl में रखा, डी-शेल कर दिया, इसके बाद मैंने क्या किया, उसको रखा मैंने सॉल्ट सोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में एग को रख दिया बच्चों। तो सॉल्ट सोल्यूशन में ऑब्वियसली सॉल्ट सोल्यूशन एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सॉल्ट ले लिया अपन ने सेल के अंदर के कंपेरिजन, मतलब एग एक सेल होता है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था एग एक सेल होता है, तो इस एग सेल के कंपैरिजन में बाहर की तरफ ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो पानी एग से बाहर आना चालू हो जाएगा, तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउट, तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक या श्रिवल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द एग विल बी श्रिंकिंग। क्यों ऐसा हो रहा है, सिंस द वाटर इज मूविंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एग to the outside, since outside solution is more concentrated, it is hypertonic solution। तो ये दोनों केस डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो आप लोग अपने कॉपी में, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो एग हमारा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये एग कैसा है बच्चों, ये ऑलरेडी एक कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर रिमूव करा हुआ एग है ना, और अगर अपन ने उसको पानी में रख दिया, डिस्टिल वाटर या टैप वाटर या फ्रेश वाटर कहीं पे भी रख दिया तो वो हो जाएगा स्वॉलन, ठीक है। So these two can be observations of the osmosis experiment which we have just seen, ठीक है। अभी आपका एक होमवर्क रहता है कि आप लोग ग्रेप लेना, ठीक है, और एक ग्रेप लेके क्या करना, उसको ग्रेप मतलब कि नॉर्मल ग्रेप मतलब ना ड्राइड रेजन्स जिसको अपन किशमिश बोलते हैं वो लेना और पानी में रख देना एक ग्रेप को, एक ड्राइड रेजन को, और एक ड्राइड रेजन को आप रखना शुगर सोल्यूशन बना के उसके अंदर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के देखना जो ड्राइड रेजन पानी में रखा है वो फूल जाएगा क्योंकि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, पानी अंदर आएगा उसके, और जो ड्राइड रेजन हमने शुगर सोल्यूशन में रखा है मतलब कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, वो और श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्राइड रेजन जो है ये फूल जाएगा किस केस में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में ये और ज़्यादा श्रिंक हो जाने वाला है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी हमने देख ली। अच्छा, ऑस्मोसिस के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि ऑस्मोसिस को क्यों इतना पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि लिविंग सेल्स ऑस्मोसिस से ही पानी का मेनली इंटेक करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो प्लांट्स से ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको है, ऑब्वियसली प्लांट सबसे ज़्यादा पानी मांगते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं खुद अपना। तो प्लांट्स के पास जो रूट्स होती हैं बच्चों, इन रूट्स में रूट हेयर होते हैं ऐसे माइन्यूट, ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो सॉइल जो है उसमें पानी अगर है ना, ड्राइड सॉइल की बात नहीं हो रही है, सॉइल में पानी अगर है तो जो पानी है वो इन रूट हेयर्स में जाएगा विथ द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। इसका क्लियर मतलब है कि रूट हेयर के आसपास सराउंडिंग एरिया में पानी कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्ट कंपैरेटिवली कम होने चाहिए, ठीक है, और रूट हेयर के अंदर सॉल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होने चाहिए और पानी कम होना चाहिए, तो ही जाके ये ऑस्मोटिकली पानी इस रूट हेयर में एंट्री कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रूट्स टेक इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ओके। अच्छा, ये डायग्राम मैंने ऐसे ही ले लिया है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है जो कि आप लोगों को लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ी ना, उसको समझने में हेल्प किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आता बच्चों अगर, तो हम कभी भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के इतने डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पाते, ओके। अच्छा, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के लिए हमने दो बातें पढ़ी, डिफ्यूजन पढ़ा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, ऑस्मोसिस पढ़ा एक कैरेक्टरिस्टिक। एक कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ते हैं अपन जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है, तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है तो इसमें
कुछ सल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल आ जाए अगर ऐसे, तो लिपिड बैरियर मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने आप को ऐसे एनक्लोज करके उसको ट्रैप बना देती है और ट्रैप बना के उसको अंदर ले लेती है। तो एक वैक्यूल फॉर्म कर सकती है वो इस तरीके का, ठीक है। एक फूड वैक्यूल हो सकता है, एक वाटर फिल्ड वैक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो व्हेन दिस हैपेंस, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एंडोसाइटोसिस मीनिंग व्हेन any solute or we can say any food or water enters inside the cell by formation of a plasma membrane enclosed vesicle, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एनक्लोज कर रही है, ऐसा ही वेसिकल बन रहा है, देन इट कुड बी कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने, व्हेन एनी फूड पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी, व्हेन एनी फूड पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स इनसाइड, ओके ये पूरा सिलेक्ट हो गया एक्चुअली, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। When any food particle, अरे जस्ट अ सेकेंड, हो नहीं पाएगा ये, एनीवेज छोड़ते हैं अपन इसको, जैसा था वैसे ही रखते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या होगी ये देखो, तो एक्सोसाइटोसिस में हम क्या बोलेंगे, व्हेन any food particle or water exits the cell by formation of a plasma membrane enclosed vesicle, it will be called as exocytosis। मतलब सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर ऐसे भी हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब सेल मेम्ब्रेन से कोई फूड पार्टिकल अंदर आ रहा होता है एंडोसाइटोसिस में, तो अपन उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो वर्ड का मतलब ही होता है खाना, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो जब सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहा है तो फैगोसाइटोसिस, मतलब कि सेल ईटिंग भी बोलते हैं इसे, सेल खाना खा रहा है, ऐसा अमीबा खाना खाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने बोला कि सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इस मैकेनिज्म से एंडोसाइटोसिस की मदद से, तो हम बोलेंगे कि सेल ड्रिंक कर रहा है, पाइनोसाइटोसिस, ड्रिंक कर रहा है पानी को बेटा, ठीक है, पानी को ड्रिंक कर रहा है सेल। हाँ, नेक्स्ट ये वाला जो है ये आपके अभी काम का नहीं है बिकॉज ये 11th के लेवल पे है, ओके। तो देखिए लास्ट डायग्राम ऑफ दिस क्लास इज अमीबा कैसे अपना खाना खाता है, तो फैगोसाइटोसिस से खाता है। तो ये अमीबा है, ठीक है, इसको बैक्टीरिया मिला, अमीबा ने बोला वाह मैं बैक्टीरिया खाऊंगा, उसने स्यूडोपोडियास बाहर निकाले ऐसे करके, मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करते हुए साइटोप्लाज्म को मूव किया, मेम्ब्रेन को एक्सटेंड किया, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। स्यूडोपोडिया फॉर्म करके चिपका आ रही है दोनों साइड से, तो एक फूड वैक्यूल बन गया, ये वेसिकल बन गया ना, मेम्ब्रेन एनक्लोज वेसिकल, इसको डाइजेस्ट कर लेगा और खाना खा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस इसने परफॉर्म किया है, जहां पर इसने फैगोसाइटोसिस कर लिया इसका और उसके बाद में उस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स लिबरेट करके उसे प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कॉम्पोजिशन होती हैं, उसमें हम लोगों ने फिर फाइनली कैरेक्टर्स में डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा एंड देन हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा, ठीक है, फैगोसाइटोसिस पढ़ा, पाइनोसाइटोसिस पढ़ा, एक्सोसाइटोसिस पढ़ा, ओके। ये सारी बेसिक चीज़ें अपन ने कर ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके बाद में थर्ड लेक्चर जो आप लोगों का होगा सेल चैप्टर का, वहाँ पर हम लोग इसके 5.2.1 हमने कर लिया था, तो 5.2.2 और 5.2.3 ये चीज़ें अपन उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5.2.2 एंड 5.2.3 विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज पॉसिबल। बच्चों जितना ये चैनल को आप एक्सपांड करवाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करेंगे, उतने ज़्यादा बेहतर चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आ पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।